एक अच्छी भूतिया कहानी क्या करती है? वो सिर्फ डराती नहीं, वो आपको अपने अंदर खींच लेती है, अपने जाल में फंसा लेती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बनावट को समझेंगे, मतलब ये देखेंगे कि कहानी को बुना कैसे गया है। हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि उन तरीकों को खोलकर देखेंगे जिनसे डर और रहस्य पैदा होता है, और कैसे सुनने वाला धीरे धीरे खुद को कहानी का एक किरदार महसूस करने लगता है। तो कहानी की शुरुआत होती है यहीं से, इस एक लाइन से। ये सिर्फ एक दोस्त की दी हुई चेतावनी नहीं है, ये असल में एक इशारा है कि आगे कुछ बुरा होने वाला है। लिखने वाले ने यहीं हमारे दिमाग में एक अनहोनी का बीज बो दिया है। अब हेमंत का सफर वो सिर्फ एक सफर नहीं रहा, वो एक अनजान खतरे की तरफ बढ़ रहा है, और हम भी उसके साथ उस डर को महसूस करने लगते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं माहौल की। घना कोहरा, इतना के हाथ को हाथ ना सूझे, और हाड़ कंपा देने वाली ठंड। ये सिर्फ मौसम का हाल नहीं है, ये एक तरह से हेमंत के अकेलेपन की, दुनिया से कट जाने की निशानी है। ऐसा माहौल बनाकर कहानीकार हमें उस डर के लिए तैयार करता है जो बस आने ही वाला है, क्योंकि ऐसी अकेली और सुनसान जगहों पर ही डर सबसे ज्यादा असर करता है। तो हेमंत गांव पहुंच तो जाता है, लेकिन वो भटक जाता है। कोहरे ने उसे पहले ही दुनिया से अलग कर दिया था, और अब वो खुद में ही कहीं खो गया है। ये भटकाव उसे बेबस महसूस कराता है और एक ऐसी हालत में ले आता है जहां वो मदद के लिए किसी भी चीज का सहारा लेने को तैयार है। और ठीक इसी पल जब वो पूरी तरह बेबस है, उसे एक रोशनी दिखती है, आग और उसके आसपास बैठे कुछ लोग। ये एक उम्मीद की किरण जैसा है। हेमंत को तो राहत मिलती है, लेकिन हम सबको पता है ना, कि हॉरर कहानियों में जो चीज सबसे सुरक्षित लगती है, अक्सर वही सबसे बड़ा धोखा निकलती है। और यहीं से रहस्य का असली खेल शुरू होता है। तो अब कहानी उस मोड़ पे आती है जहां से असली बेचैनी शुरू होती है। ये वो एहसास है जब सब कुछ नॉर्मल सा दिख रहा हो, पर अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आती है कि कुछ तो गड़बड़ है। यहां से कहानीकार धीरे धीरे रहस्य की परतें खोलता है, जो हमें और भी ज्यादा उलझा देती हैं। जरा इन छोटी छोटी बातों पर गौर कीजिए। उनके कपड़े अजीब से पुराने हैं, चाय एकदम बर्फीली ठंडी, और उसका स्वाद जैसे किसी ने उसमें मिट्टी या रेत मिला दी हो, और ऊपर से उनकी वो अजीब सी घूरती हुई नजरें। ये सब मिलकर हेमंत को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि कहीं उसका दिमाग तो नहीं खराब हो रहा। और फिर जब वो पूछता है कि सब उसे ऐसे क्यों घूर रहे हैं, तो जवाब मिलता है, हमारे गांव में हम नए लोगों को ऐसे ही देखते हैं, बहुत दिन हो गए कोई आया नहीं। ये जवाब तो उसकी बेचैनी को शांत करने के बजाय और बढ़ा देता है। उसे लगता है जैसे वो किसी भूली बिसरी कटी हुई जगह पर आ गया है। और यहां से कहानी एक बहुत ही कमाल का मोड़ लेती है। इसे कहते हैं कहानी के अंदर कहानी। फकीरा चाचा की कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, वो धीरे धीरे हेमंत की असलियत पर कब्जा करने वाली है। एक ऐसी स्क्रिप्ट बनने वाली है जिसे हेमंत को जीना पड़ेगा। सोचिए, फकीरा चाचा जो कहानी सुना रहे हैं, वो बिल्कुल वही है जो हेमंत के साथ हो रहा है। 4 लोग, जलती हुई आग, और शहर से आया एक अजनबी। ये समानता हेमंत को और भी ज्यादा परेशान कर देती है। अब उसके लिए हकीकत और कहानी में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। अब असली खेल शुरू होता है। कहानी हकीकत बनती जा रही है। फकीरा चाचा कहते हैं, एक सियार जोर से चिल्लाया, और ठीक उसी पल पास में एक सियार सच में चिल्लाता है। वो कहते हैं, कोहरा और घना हो गया, और सच में कोहरा और बढ़ जाता है। ये वो पल है जब हेमंत को एहसास होता है कि वो अपनी जिंदगी का हीरो नहीं, बल्कि किसी और की कहानी में एक कठपुतली है। अब हेमंत से रहा नहीं जाता। वो हताशा में एक आखिरी कोशिश करता है ये जानने के लिए कि क्या वह सच में पागल हो गया है, या ये सब सचमुच हो रहा है। वो कहानी को चैलेंज करता है। वो कहता है, क्या होगा अगर कहानी कहे कि बुझती हुई आग फिर से भड़क उठे? और आग भड़क उठती है। बस यही वो पल है जहां ये तय हो जाता है कि हेमंत अब हमारी आपकी दुनिया में नहीं है। वो एक कहानी में कैद हो चुका है जहां नियम कोई और लिख रहा है, और ये एहसास उसे अंदर तक तोड़ देता है। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। अब तक जो शक था, जो बेचैनी थी, वो अब खुलकर सामने आने वाले खौफ में बदलने वाली है। अब पर्दा हटेगा और हेमंत की दुनिया पूरी तरह बिखर जाएगी। जैसे ही आग तेज होती है, उसकी रोशनी में उन लोगों के चेहरे बदल जाते हैं। वो काले, बिगड़े हुए और डरावने हो जाते हैं। और हेमंत समझ जाता है कि अब तक जो कुछ भी हो रहा था, वो सब एक धोखा था, एक जाल था।
और फिर फकीरा चाचा कहानी खत्म करते हैं इस लाइन के साथ, कहानी का अंत ये है, शहर का लड़का कभी घर नहीं जाएगा। ये कहानी का अंत नहीं, ये हेमंत की किस्मत का फैसला था, एक ऐसी सजा जिससे बचने का अब कोई रास्ता नहीं बचा है। और फिर एक के बाद एक दो और भयानक सच सामने आते हैं। जिस चाय की दुकान में वो बैठा था वो तो पिछले 20 साल से एक खंडर है, और जिस बस से वो आया था वो तो आधे घंटे पहले ही खाई में गिर चुकी थी। मतलब हेमंत जिंदा ही नहीं है। वो जिसे हकीकत समझ रहा था वो मौत के बाद का एक भ्रम था। और जैसे ही उसे ये सच्चाई पता चलती है, उसका अपना शरीर धुंधला होने लगता है। वो धीरे धीरे कोहरे में घुलने लगता है, पारदर्शी होने लगता है। ये इस बात की निशानी है कि उसकी इंसानी पहचान अब खत्म हो चुकी है और वो एक भयानक हकीकत को अपनाने के लिए मजबूर है। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग, या कहें कि ये आत्माएं, यहां फंसी क्यों हैं? अब कहानी हमें इनके अतीत के बारे में बताती है, और ये जानने के बाद शायद वो उतने डरावने ना लगें जितने कि मजबूर और दुखी। पता चलता है कि वो सिर्फ डराने वाले भूत नहीं, बल्कि खुद भी एक दर्दनाक कहानी के शिकार हैं। ये कहानी है नंदू की चाय की दुकान की और उसके 3 दोस्तों की। गांव के जालिम मुखिया ने जब नंदू से हफ्ता मांगा तो उसने देने से मना कर दिया। बस मुखिया के आदमियों ने रात में दुकान में आग लगा दी जब नंदू अंदर ही था, और उसे बचाने की कोशिश में उसके 3 दोस्त भी उसी आग में जलकर मर गए। और फिर वो हेमंत से कहते हैं, मरने के बाद बहुत ठंड लगती है, हमने ये आग तुम्हारे लिए ही जलाई थी। जरा इस लाइन का मतलब समझिए। एक तरह से ये दया है, लेकिन ऐसी दया जो हेमंत को हमेशा के लिए अपने साथ कैद कर लेगी। वो इसे ठंड से तो बचा रहे हैं, लेकिन उसकी पुरानी जिंदगी भी छीन रहे हैं। और आखिर में हेमंत अपनी किस्मत मान लेता है। अब लड़ने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। उसकी आवाज भी अब उसी कोहरे की बाकी फुसफुसाहटों में से एक बन जाती है। उसकी अपनी कहानी खत्म और वो उनकी कभी न खत्म होने वाली कहानी का एक हिस्सा बन जाता है। तो ये कहानी हम एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या भूत किसी जगह में फंसी हुई एक आत्मा है, या फिर वो खुद एक कहानी है जो एक लूप में फंस गई है और खुद को बार बार दोहराने के लिए हमेशा एक नए किरदार का इंतजार करती है।